किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा। अभी 0 ओवर पर मानने के मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्यगण श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और शकदर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ। Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं
जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी ने नहीं कहा उस समय
ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए, आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहली बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये
संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। व्यवस्था दे दी है, पठवाना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। मैं अभी ये फैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब साफ साफ सुन लीजिए, अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहां डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर। ये कोई तरीका नहीं है सर। बोलते जाओ। सर, वक्फ बोर्ड का क्रिएट करना, एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्रिएट करता है। मैंने व्यवस्था दे दी है। आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। नो, बैठिए। माननीय मंत्री जी, सूची है 2013 की प्रॉपर्टी। मैं लाता निकाल बताना सूची मंगा के देते कहते भी
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।